स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कल क्या हुआ, आज क्या होने वाला है, आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है जिससे आपका सीधा सरोकार है, सब कुछ इस बुलेटिन में शामिल होगा अगले 1 घंटे में। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस तमाम खबरों की झलकियों के साथ। कोरोना वैक्सीनेशन ने फिर बनाया है रिकॉर्ड, लेकिन तीसरी लहर के खतरे से दहला है नागपुर। फिरोजाबाद आपको लिए चलेंगे, जहां से रेस में बुखार पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। गांव-गांव मरीजों से भर गए हैं अस्पताल। तीसरी लहर के खतरे के बाद महाराष्ट्र में एमएनएस का मंदिर आंदोलन, जल्द से जल्द मंदिर खोलने की मांग की जा रही है। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान में तेजी से बदलते घटनाक्रम की। एक तरफ पंजशीर पर कब्जे के लिए तालिबान ने संग्राम छेड़ रखा है, तो दूसरी तरफ सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार का गठन नहीं हो पाया है। इस बीच तालिबान के नेता अहमदुल्ला मुत्ताकी ने कहा कि इस्लामिक सरकार के ऐलान की तैयारी पूरी हो चुकी है, जल्दी इसका ऐलान किया जाएगा। पिछले 40 साल में ये पहली सरकार होगी जो पूरे अफगानिस्तान पर शासन करेगी। तो एक तरफ काबुल में सरकार बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से तालिबान की यारी के खिलाफ काबुल में प्रदर्शन किया गया है। लोगों का गुस्सा पंजशीर पर हमले और इसमें पाकिस्तान के रोल को लेकर है। नॉर्दर्न अलायंस का आरोप है कि पंजशीर पर हमले में तालिबान के साथ पाकिस्तानी फौज शामिल है। ये गुस्सा है तालिबान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने वाले पाकिस्तान के खिलाफ। काबुल से लेकर वॉशिंगटन तक पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पंजशीरियों की हत्या बंद करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं। तालिबानी खौफ से बेपरवाह होकर सैकड़ों लोग काबुल की सड़कों पर निकले और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। इन लोगों का गुस्सा काबुल में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हामिद की मौजूदगी को लेकर था। आईएसआई को तुरंत काबुल से रफा दफा करने की मांग कर रहे थे। इसी तरह का प्रदर्शन वॉशिंगटन में भी हुआ। दरअसल पंजशीर पर जिस तरह तालिबान का कब्जा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बड़ा रोल सामने आ रहा है और इसमें सबसे अहम किरदार हैं आईएसआई चीफ फैज हामिद, जिनकी काबुल में खास खातिरदारी हो रही है। Meeting senior people in the Taliban? No, I'm not clear. He may be able to arrange it. What do you hope will come out of this? What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best I hope? have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry. आईएसआई चीफ का काबुल पहुंचना और फिर पंजशीर पर हमला, ये महज इत्तफाक नहीं है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि पंजशीर पर लेटेस्ट हमले की पूरी प्लानिंग पाकिस्तान ने ही की। पंजशीर में पाकिस्तानी ड्रोन ने बम गिराए। पाकिस्तान ने पंजशीर पर एयर स्ट्राइक किए। जिन ड्रोन से हमले हुए वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे। وی که متاسفانه به دلایل مختلف جنگ به نقطه‌ای رسید که افغانستان در تنگنای سقوط قرار گرفت. در آخرین نقطه مردم با عزت ما از بدخشان تا تخار، از کاپیسا تا اندراب مقاومت‌های خود ادامه دادند تا بالاخره مقاومت به جغرافیای اندراب و پنجشیر رسید. पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के पूर्व सांसद जिया अरियनजाद ने भी ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट किया है, पंजशीर पर पाकिस्तान की हवाई सेना ने हमला किया है। तालिबान में हमसे लड़ने की ताकत नहीं, पाकिस्तानी सेना आईएसआई उसकी मदद कर रही है। इससे पहले अमरुल्लाह साले ने एक आर्टिकल में दावा किया था कि तालिबान को पाकिस्तान की कुख्यात खुफिया एजेंसी आईएसआई चला रही है। तालिबानी प्रवक्ता को पाकिस्तानी दूतावास से हर घंटे निर्देश मिल रहे हैं। आईएसआई के निर्देश पर पंजशीर में अलकायदा के आतंकी भी शामिल हो चुके हैं। पंजशीर में कई पाकिस्तानी रेंजर्स को भी रेजिस्टेंस फ्रंट ने निशाना बनाया है।
खबरें आ रही हैं कि बरादर और हक्कानी नेटवर्क में सत्ता की बंदरबांट को सुलझाने के लिए आईएसआई चीफ काबुल पहुंचा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि अब्दुल गनी बरादर कुछ दिन पहले पाकिस्तान होकर आया है। हक्कानी नेटवर्क के तो वारे न्यारे हो रहे हैं। पहली बार अनस हक्कानी को कैमरे पर देखा जा रहा है। उसने बगराम के उस जेल का दौरा किया जहां ब्रिटेन से गिरफ्तारी के बाद उसे 4 सालों तक रखा गया। अब उसी सेल के बाहर हक्कानी का फोटो शूट हो रहा है, क्योंकि तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान में ऐसे ही लोग भगवान बनने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। अगली खबर का रुख करेंगे। हरियाणा के करनाल में आज होने वाली किसान महापंचायत है। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने यह महापंचायत बुलाई है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज करवाने वाले एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा सरकार एसडीएम का ट्रांसफर कर चुकी है, लेकिन किसान इस कार्रवाई को नाकाफी बता रहे हैं। किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस तेवर पर हरियाणा में करनाल के एसडीएम रहे आयुष सिन्हा का तबादला हो चुका है, लेकिन उन्हें लेकर हंगामा थमा नहीं है। आयुष सिन्हा को पिछले महीने करनाल के लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराकर संयुक्त किसान मोर्चा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर अड़ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा आयुष सिन्हा के खिलाफ मर्डर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है, लेकिन जब हरियाणा सरकार ने ये बात नहीं मानी तो मंगलवार को करनाल के अनाज मंडी में महापंचायत बुला ली गई है। किसान प्रदर्शनकारियों का प्लान मिनी सचिवालय का घेराव करना भी है। करनाल अनाज मंडी में 10 बजे सबको इकट्ठा होना है, वहाँ पंचायत होगी। और करनाल में अफसर ने जिस तरह से सर फोड़ने की बात की और पुलिस ने जिस तरह से सर फोड़े, उसके विरोध में किसान इकट्ठे होकर अपना आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। पिछले महीने करनाल में लाठीचार्ज की नौबत तब आई थी जब किसान प्रदर्शनकारी बीजेपी की एक बैठक का विरोध करने जा रहे थे। पिछली बार से सबक लेते हुए अब की बार हरियाणा सरकार और करनाल प्रशासन अलर्ट है। करनाल में सोमवार दोपहर 12:30 बजे से मंगलवार रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई वेपन जैसे लाठी भाला वगैरह लेकर के इकट्ठा होंगे, उनके गैदरिंग पे प्रतिबंध है। और अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी रैपिड एक्शन फोर्स और बीएसएफ बुला ली गई है। बिल्कुल, चाहे लाइसेंस्ड हो या गैर लाइसेंस्ड हो, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको उसको कल के लिए प्रतिबंधित है। संयुक्त किसान मोर्चा करनाल को किसानों के गुस्से का नया केंद्र बना रहा है, लेकिन सरकार से लड़ाई पूरे देश में मोल ली जा रही है। 7 सितंबर की करनाल महापंचायत के बाद 9 से 10 सितंबर को लखनऊ में किसान प्रदर्शनकारियों की महाबैठक होगी। 15 सितंबर को जयपुर में किसान प्रदर्शनकारी किसान संसद बुलाएंगे। 3 कृषि किसानों के विरोध के नाम पर पिछले साल नवंबर से संयुक्त किसान मोर्चा अड़ा हुआ है। 5 सितंबर के मुजफ्फरनगर पंचायत में बीजेपी के खिलाफ वोट पर चोट का डंका बजाया जा चुका है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो करनाल की किसान महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत भी शामिल होने जा रहे हैं। महापंचायत से पहले राकेश टिकैत ने आज तक से बातचीत की, सुनिए। राकेश टिकैत है हमारे साथ, जा रहे हैं करनाल। करनाल का क्या एजेंडा है? करनाल में जाएंगे, वहाँ पे बातचीत करेंगे, वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। मेनली तो वहाँ पे सरकार से बात नहीं, वहाँ के अधिकारियों से बात होगी। और वहाँ एक मीटिंग रखी है कि हम जाएंगे, जो इशू थे, जो एसडीएम ने जो न्यूसेंस वहाँ पे करी, उसके बाद में एक लड़का था उसकी भी वहाँ पे डेथ हुई उसी दिन रात को। तो वो सारे इशू रहेंगे, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे, भाई उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और मेनली ये है कि उसका मुआवजा, उसके परिवार के लोग, तो उसके परिवार के लोग भी चाह रहे थे हम तो जाके उनके एसडीएम के घर पे जाएंगे, हम तो हमारा बाप गया। कल आपकी जो बात हुई है प्रशासन से, प्रशासन ने मानने से इनकार किया है कि जो किसान हैं जिनकी आप के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हो, उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा या कार्रवाई होगी। तो अगर इस तरीके का टकराव जारी रहता है तो क्या है आगे रास्ता? वो तो वहीं जाके पता चलेगा। मैं तो अधिकारियों से बातचीत हो रही है, वहाँ पे अधिकारी बात करें
जो इशू है उसको सोल्व करे अधिकारी। इंटरनेट बंद हो गया है आपके महापंचायत से पहले। नहीं करना चाहिए, क्यों जनता को दुखी करो कि इंटरनेट बंद कर दिया वो कर दिया, तो लोग तो जाएंगे। लोग क्या इंटरनेट के भरोसे है कि इंटरनेट नहीं चलेगा तो लोग रुक जाएंगे। लोग तो जाएंगे वहाँ, मीटिंग करनी चाह रहे तो लोगों को मीटिंग करने दो। उसके जैसे हिसार में होया तो हिसार में भी मीटिंगें की, और मीटिंग करने के बाद में अधिकारियों से वहाँ के जो कमिश्नर थे, डीसी थे, वे थे, उसके बाद में वहाँ पे 8-10 लोग गए और बातचीत करी, और एक बातचीत हुई है। वो सरकार को प्रपोजल देंगे, क्या देंगे, तो बातचीत तो अधिकारी को करनी चाहिए। ऐसे छुप कर कैसे काम चलेगा। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, देखिए, एक तरफ धारा 144 लगा दी गई है, इंटरनेट सेवा कई जगहों पर ठप कर दी गई, लेकिन इस बीच सुरक्षा व्यवस्था कितनी बड़ी चुनौती है करनाल में? जी बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे फ़ोन पे भी इंटरनेट सेवा नहीं आ रही है। पूरे इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और इस वक्त जिस जगह हम लोग खड़े हैं, ये करनाल की अनाज मंडी है। यहाँ पे आप देखिए, अमूमन आपको किसान नज़र आते थे, पर किस तरह से पूरे इस इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो नॉर्मल यातायात है उसकी आवाजाही नहीं हो रही है यहाँ पे। और खाकी का जो समुंदर है वो आपको यहाँ पे नजर आएगा। सामने आप देख सकते हैं कि नेशनल हाईवे है, और 7 बजे का टाइम दिया गया था किसानों को यहाँ पे एकत्रित होने के लिए, पर एक इक्का दुक्का किसानों के अलावा वो मजमा नजर नहीं आ रहा है। क्या उनकी कोई और रणनीति होगी? क्योंकि लगातार जिस तरह से आह्वान किया गया था, ये ऐलान किया गया था कि मिनी सेक्रेटेरिएट का घेराव किया जाएगा, जो कि लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पर ऐसे में कैसे किसान एंटर करेंगे उस रास्ते से? आप देखिए, रैपिड एक्शन फोर्स से लेके तमाम एंटी राइट व्हीकल से लेके पुलिस की भारी तैनाती इस सड़क पर नजर आ रही है। और लगातार मुआवजे की मांग हो रही है कि जिस किसान ने अपनी जान गंवाई 28 अगस्त को, उसको उचित मुआवजा मिले, अधिकारियों के खिलाफ FIR हो, उसको लेके लगातार यहाँ पे कुरुक्षेत्र बना हुआ है। ठीक है, नजर बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे, तमाम अपडेट्स आपसे लेंगे। लेकिन अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी के मिशन यूपी की। अपने पिछले दौरे की कामयाबी के बाद AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के मिशन उत्तर प्रदेश का आज अगला चरण शुरू हो चुका है। 3 दिन के यूपी दौरे की शुरुआत आज ओवैसी अयोध्या से करेंगे। ये 8 जुलाई की तस्वीरें हैं, जब असदुद्दीन ओवैसी बहराइच में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आए थे। समर्थकों की अपार भीड़ से मिली ऊर्जा के बाद ओवैसी अब आज से मिशन यूपी का दूसरा चरण शुरू करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हो रही है भगवान राम की नगरी अयोध्या से। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार करने के लिए ओवैसी अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीटों में से एक रदौली विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। जिस जगह ओवैसी रैली करेंगे वो राम जन्मभूमि से 40 किलोमीटर दूर है। ये जिले की इकलौती सीट है जहां से उन्होंने शेर अफगन के रूप में अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 1 बजे से 1:30 बजे तक रानी मोड़ चौराहे पे उनको हम लोग को स्वागत करना है। उसके बाद रसूलाबाद चौराहे पे कार्यकर्ता को संबोधित करेंगे। फिर उसके बाद दरगाह शरीफ जाएंगे। फिर 2 कार्यालय का उद्घाटन है। पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद ओवैसी यूपी चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। ओवैसी ने यूपी में 100 उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी और जनता क्रांति पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन तैयार किया है। भीम आर्मी को भी न्योता गठबंधन में शामिल होने का दिया गया है। यूपी में ओवैसी की रणनीति मुस्लिम, अति पिछड़े और दलितों को जोड़कर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की है। हालांकि ओवैसी के इस समीकरण में खास बात यह है कि इससे बीजेपी को नुकसान की जगह समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को नुकसान ज्यादा है। MIM हो या बीजेपी हो, ये दोनों ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, और ध्रुवीकरण करने से अब कोई फायदा है नहीं। लोग सब समझ गए हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा था वो हो चुका है, सबको मालूम है। आगे बढ़ने की बात करें
और सबको साथ लेके चलें तो ही हमारा और सबका, हमारी आगे आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इस बीच ओवैसी के अयोध्या दौरे से पहले उनके पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखने पर विवाद शुरू हो गया है। अयोध्या के संतों ने ओवैसी के शोषित वंचित समाज सम्मेलन में अड़ंगा डालने की धमकी दी है। जो अयोध्या दौरा है उसमें उनके जो पोस्टर, बैनर, ये होर्डिंग लग रही थी, उसमें इन्होंने जो है अयोध्या न लिख करके फैजाबाद लिखा था। जब उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद नाम हटा करके और अयोध्या कर दिया है, तो अयोध्या लिखना चाहिए। यदि उनको अयोध्या से चिढ़ है तो अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अपने 3 दिन के दौरे में ओवैसी आज अयोध्या में होंगे, तो कल यानी 8 सितंबर को सुल्तानपुर जाएंगे और फिर दौरे के आखिरी दिन यानी 9 नवंबर को बाराबंकी जाएंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना टीकाकरण की करेंगे। कल एक बार फिर एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। 11 दिन में तीसरी बार वैक्सीनेशन ने 1 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। कल 1,05,76,000 से ज्यादा डोज लगाए गए। अब तक 69 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं देश भर में। इनमें 53 करोड़ से ज्यादा फर्स्ट डोज लगवाने वाले लोग हैं, जबकि 16 करोड़ लोगों को दोनों डोजेज लग चुके हैं। वैक्सीनेशन में इस रिकॉर्ड को कल इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया की जीत से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट किया। पीएम ने लिखा, वैक्सीनेशन के मोर्चे पर और क्रिकेट पिच पर शानदार दिन, हमेशा की तरह टीम इंडिया की जीत। देश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन के बीच महाराष्ट्र के नागपुर में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे ने अब सर उठा लिया है। वहां कोरोना के दैनिक केस दोहरे अंकों में पहुंचने के बाद नागपुर के मंत्री नितिन राउत ने कहा कि जल्दी लॉकडाउन लगाने का फैसला हो सकता है। आज डबल के फिगर में हम आ गए हैं। इसका मतलब हमारे यहाँ थर्ड वेव का आगमन हो गया है। कुछ निर्बंध लादने के बारे में हमारे निर्णय हुए हैं, लेकिन उस संबंध में हम जनता के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करके इसका अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन कड़क निर्बंध हमको लगाने पर मजबूर होना ही पड़ेगा और वो लगेंगे, ये मैं आपको बता दूं। इसी के साथ यहां रुकना होगा। छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।